नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। गाज़ियाबाद के मोदी नगर इलाके से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और ड्रग्स विभाग ने यहां मानवतापुरी कॉलोनी में नकली दवाइयों की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। पकड़ी गई दवाई की कीमत 80 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। मोदीनगर थाना पुलिस और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली क्षेत्र के मानवतापुरी कॉलोनी से लाखों रुपए कीमत की नकली दवाइयां बरामद की हैं। बरामद दवाइयों में दर्द निवारण और वायरल से संबंधित दवाइयां हैं। एसीपी रितेश त्रिपाठी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि मानवतापुरी कॉलोनी में एक मकान के पीछे बने प्लॉट में नकली दवाइयों का बड़ा स्टॉक मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई और मौके पर छापा मारा गया। मौके से बड़ी संख्या में दवाइयों से भरे कार्टून मिले। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। बरामद दवाइयों की कीमत 80 लाख के आसपास बताई जा रही है। ये जॉइंट ऑपरेशन किया है जिसमें लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त जिसका नाम रूपचंद्र पुत्र जयप्रकाश है, वो भुवनपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स जो दवाइयाँ हैं वो रिकवर की गई है। लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं और इसमें औषधि निरीक्षक के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर फिलहाल कोर्ट में भेजा जा रहा है रिमांड के लिए। और इसमें एक वांछित अभियुक्त जो कि ये रूपचंद का लड़का है रवि, उसकी तलाश जारी है। नेहरू युवा केंद्र ने युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। RKGIT कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने पेंटिंग, कविता पाठ, मोबाइल फोटोग्राफी कार्यशाला में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री और गाज़ियाबाद के सांसद VK सिंह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मेरठ रोड स्थित RKGIT संस्थान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य और नागर विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य विषय पंच प्रण एवं इंडिया 2047 के अंतर्गत गाज़ियाबाद के युवा कलाकारों के लिए पेंटिंग, युवा कविता, मोबाइल फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने युवा उत्सव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों, जिले के विद्यालयों, स्टेडियम और खेल के मैदान से जुड़े युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किट प्रदान की। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी युवा क्रिएटिव क्षेत्रों और खेलों से जुड़ें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और प्रतिभाएं सामने आएं। साथ ही खेलों और नई रचनात्मक कार्यों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़े, जिससे देश के खिलाड़ी विश्व में परचम लहराएं। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया और सभी का हौसला बढ़ाया। इससे पहले CDO विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बुके देकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन और MLC दिनेश गोयल, केंद्र के उप निदेशक देवेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। रविवार से गाज़ियाबाद में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसको लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत CMO डॉक्टर भवतोष शंकधर ने की। रविवार से गाज़ियाबाद में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ दिवस पर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएं, इसके लिए आज जिला अस्पताल से पल्स पोलियो रैली निकाली गई। सुबह हो रही बारिश के बावजूद भी रैली अस्पताल से शुरू कर घंटाघर रामला मैदान तक निकाली गई, जिसका शुभारंभ CMO डॉक्टर भवतोष शंकधर ने किया। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को अभियान के दौरान पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। CMO ने बताया कि 29 मई से डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। रैली के माध्यम से अभिभावकों को पोलियो खुराक पिलाए जाने का महत्व बताया गया। रैली में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर चरण सिंह, नरेंद्र सिंह, अशोक चांदीवाल सहित अनेक संस्थाओं के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हापुड़ के बाबूगढ़ में पुलिस को लूट की सूचना मिली थी। जांच में पुलिस ने पाया कि लूट की ये सूचना फर्जी थी। पूरा मामला ब्लैकमेल करके फिरौती वसूलने का था। एक व्यक्ति को कुछ लोग ब्लैकमेल करके फिरौती मांग रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने एक परिचित को 2.5 लाख रुपए देकर फिरौती देने के लिए कहा था। उसी व्यक्ति ने लूट की झूठी सूचना दी थी कि ये सूचना पूरी तरीके से निराधार एवं फर्जी
जब इसको पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें पाया कि ये घटना लूट से रिलेटेड ना होकर के एक सेक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़ी हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुविंदर, रविंदर और अनिल है। ये सभी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत जो वादी हैं उनके पिता का एक आपत्तिजनक स्थिति में एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करने के एवज में इन्होंने वादी एवं उनके पिता से 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी। कानपुर में हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह भी शामिल रहे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा। उसका लाभ देश भी ले रहा है और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस लाभ के साथ जुड़ जाता है। इस क्षेत्र में अगर विकास के अलग अलग क्षेत्रों में देखना हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को व्यापक लाभ हुआ है। लेकिन अगर आपको परिवर्तन देखना है तो नागर विमानन के क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे। लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील हैं और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा और लोगों के आवागमन को और सहज सरल बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उड़ान योजना ने इस दिशा में जो क्रांति की है उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। ये था बुलेटिन, अब खबरों का पोस्टमार्टम। आपने सुना होगा कि ज़मीन को लेकर, कई जगह पानी को लेकर विवाद हुए हैं, झगड़े हुए हैं, संघर्ष होता रहा है। लेकिन क्या कभी सुना है कि दूध को लेकर झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए? ऐसा हो रहा है दक्षिण भारत में। कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी या ज़मीन के लिए नहीं, दूध को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। तमिलनाडु में अमूल दूध की एंट्री पर स्थानीय ब्रांड ओवन ने आपत्ति जताई। उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तमिलनाडु में अमूल और ओवन के बीच मिल्क वार इतना बढ़ गया है कि इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पत्र लिखकर गुहार लगाई कि वो इस मामले को देखें, इसे सुलझाएं। मुख्यमंत्री स्टालिन कहते हैं कि दक्षिण भारत में अमूल दूध की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। अमूल ओवन से ही दूध खरीदकर राज्य में बेच रहा है, जिससे ओवन को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अमूल ने कृष्णागिरी जिले में अपना संयंत्र स्थापित किया। अमूल ने कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लार, रानीपेट, तिरुपत्तुर, कांचीपुरम और तिरुवल्लर जिलों में एफपीओ और एसएचजी से दूध खरीदने की योजना बनाई। तमिलनाडु में अमूल की एंट्री से ओवन की बिक्री पर फर्क पड़ने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमूल के आ जाने से वहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जो ओवन के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। ओवन एक राज्य सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी संपत्ति तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के पास है। ओवन कंपनी कई प्रकार के दूध के उत्पादन बनाती है, जैसे दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, घी, मिल्क शेक, खोआ, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट। ओवन कोऑपरेटिव के तहत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में 9,673 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कार्य करते हैं। ये सभी 4.5 लाख दूध उत्पादकों से रोजाना 35 लाख लीटर दूध खरीदती हैं। अमूल भारत में सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड में है। इसे 1946 में गुजरात के आणंद में स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड करता है। गुजरात के 18,600 गाँवों के लगभग 36 लाख दूध उत्पादक अमूल के साथ काम करते हैं। अमूल रोजाना 270 लाख लीटर दूध खरीदती है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में स्थानीय नंदिनी ब्रांड और अमूल के बीच भी विवाद हो रहा है। ये कर्नाटक में अमूल की एंट्री पर नंदिनी दूध ने इसका विरोध किया था।
दिसंबर 2022 में अमित शाह के एक बयान के बाद ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदी जैसी कोऑपरेटिव मॉडल बेस्ड डेयरी कंपनियों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक हो गया था। अमूल ने बाद में ट्वीट कर कहा कि बेंगलुरु में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने जा रहे हैं। इस कदम ने अमूल के उस विवाद को और अधिक बढ़ा दिया है। फिलहाल दक्षिण भारत में दूध को लेकर चल रहा ये संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक ही चर्चा चारों तरफ है भारत के नए संसद भवन की। इससे जुड़ी कितनी कहानियां मार्केट में हैं, बाजार में हैं, आपने भी सुनी होंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर विवाद भी है, जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे एक सबसे खास आदमी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्किटेक्ट कहा जाता है, विश्वकर्मा कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम विमल पटेल है। इस बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि संसद भवन से लेकर पीएम के कई प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाते थे पूरे हो चुके हैं। इस सब जो जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं, इनके पीछे गुजरात के एक व्यक्ति का हाथ है, विमल पटेल। उनकी रचनाएं गुजरात मॉडल की केंद्र बिंदु रही हैं। जो भी उन्होंने बनाया है उसको गुजरात मॉडल नाम से पूरे देश में प्रस्तुत किया जाता रहा है। विमल पटेल तब से मोदी के साथ हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। HCP नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हैं। उन्होंने 1984 में गुजरात के CEPT से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया था। इसी के चेयरमैन और MD के तौर पर आजकल काम कर रहे हैं। विमल वास्तुकला, शहरी डिज़ाइन, शहरी नियोजन में 35 से अधिक वर्षों से अनुभव इनके पास है। 1988 में इन्होंने सिटी प्लानिंग में मास्टर डिग्री की और 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में डिग्री हासिल की। विमल पाटिल ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। संसद भवन और सेंट्रल विस्टा विमल पटेल का प्रोजेक्ट है। इससे पहले विश्वनाथ धाम, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का काम इन्होंने किया। गुजरात सरकार के मंत्रियों के ब्लॉक और सचिवालय परिसर का विकास भी इन्होंने किया। आगा खान अकादमी हैदराबाद भी इन्होंने बनाई। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय गांधीनगर भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। साबरमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना और उसका पूरा डिजाइन इन्हीं का है। टाटा CGPL टाउनशिप मुंद्रा में इन्होंने बसाई है। अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान का नया परिसर भी इन्होंने बनाया है। गुजरात हाई कोर्ट का भवन भी इन्हीं का है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद और अहमदाबाद में गांधी आश्रम का पुनर्विकास भी इन्होंने किया है। वर्ष 2019 में विमल को बेहतर कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। पर्यावरण डिज़ाइन कॉलेज, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली की ओर से 2008 में विमल को प्रतिष्ठित एलुमनी पुरस्कार मिला। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डिजाइन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2006 में मिला था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन विमल पटेल ने उस काम को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से किया, और उसकी सफलता को देखकर ही पीएम मोदी विमल पटेल के मुरीद हो गए और खुश होकर उन्होंने उनको अपने सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं को दे दिए। जो आज सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन है वो भी उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। आज भारतीय राजनीति के इतिहास की एक घटना का जिक्र आज कर लेते हैं। ये घटना जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी से जुड़ी हुई है। भारत के इतिहास में जयपुर की महारानी गायत्री देवी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। जयपुर राजघराने की महारानी का नाम जितना राजस्थान में है, उससे अधिक चर्चे उनके यूपी में होते थे। इंदिरा गांधी के साथ उनकी अदावत के किस्से अक्सर सुर्खियां बना करते थे। इमरजेंसी के दौरान जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया उन विपक्षी नेताओं में थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। महारानी गायत्री देवी ने वर्ष 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उनके लोकसभा क्षेत्र में 2,46,515 वोट थे। उनमें से 1,92,909 वोट महारानी को मिले थे, यानी कि कुल पड़े वोट का 78% महारानी गायत्री देवी को मिला था। विदेशी अखबारों ने भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताया था। इतने वोट इंदिरा गांधी के पिता नेहरू को भी नहीं मिले थे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालने के साथ ही रायबरेली से चुनाव लड़ा। रायबरेली में भी इतना बड़ा अंतर वो कभी नहीं हासिल कर पाई। इसीलिए उनकी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से
ठन गई, लग गई यहीं से। दोनों ने एक साथ शिक्षा ली थी। ये दोनों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन संस्थान में पढ़ती थी। पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी एक किताब द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा था कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि और खूबसूरती से बहुत जलन होती थी और ये लड़ाई राजनीति के मैदान तक आ गई थी। महज 16 साल की उम्र में गायत्री देवी ने जयपुर के राजा सवाई मानसिंह से शादी की थी। राजा साहब की 3 पत्नियां थीं, लेकिन गायत्री देवी सबसे खूबसूरत और सबसे स्टाइलिश थी। महारानी की खूबसूरती के चर्चे विदेशी मैगजीनों में हुआ करते थे। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच की लड़ाई उस समय उफान पर आ गई जब गायत्री देवी ने 1962 में जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी चाहती थी कि गायत्री देवी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती कर देती हो। गायत्री देवी पर हालांकि राजनीतिक आरोप नहीं थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स के अफसर जंग छिड़े हुए थे। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियां सुर्खियां बना करती थीं। इससे इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को 3 सितंबर 1975 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के अपराध में बंदी बनाया गया था। गिरफ्तारी के बाद में सरकार ने और भी कुछ कारण बताए थे। तिहाड़ जेल में उस समय विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे, जिनमें विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। इमरजेंसी के दौरान सेना ने महारानी के जयपुर किले में खुदाई भी की और कहा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीरे जवाहरात मिले थे। हालांकि बाद में गायत्री देवी ने कहा था कि वहाँ पर सिर्फ सोने के कुछ सिक्के और कुछ आभूषण थे। हालांकि मीडिया ये बताती है कि $17 मिलियन का सोना हीरे महारानी के खजाने से मिले थे, लेकिन महारानी बेपरवाह थी और कह दिया था कि सारा हिसाब हम पहले ही दे चुके हैं। महारानी गायत्री देवी को जब तिहाड़ जेल में ले जाया जा रहा तो काफ़ी घबराई हुई थी। उन्हें जेल के महिला वार्ड में कैदी नंबर 2265 दिया गया। इस दौरान महारानी कई महीने तक तिहाड़ जेल में रहीं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने उन्हें पैरोल पर रिहा किया था। महारानी पर दोस्तों और करीबियों की ओर से बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वो राजनीति से संन्यास ले लें और इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पक्ष में हस्ताक्षर कर दें। हालांकि वो बार बार मना करती रहीं, लेकिन अंत में अपनी बहन के कहने पर उन्होंने ऐसा किया और राजनीति से संन्यास ले लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। नमस्कार।